थोड़ा सा, ठीक है। गेट तो पहले समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं और कहाँ कहाँ से हमारे किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट तक आवाज आ रही? ठीक है, चलिए। तो भाई अगर आप अपना सिलेबस उठाते हो तो सबसे पहले टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन, तीनों टॉपिक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। यानी इन तीनों में से आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी उठाओगे तो आप देखोगे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट वाले, असर्शन, रीजनिंग वाले। यानी कि जब तक डीप मीनिंग समझोगे नहीं क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या कवर करेंगे इसमें? सबसे पहले मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, एम, ऑब्जेक्टिव। अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, लक्ष्य, उद्देश्य। तो यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है। ये जब हम सारी चीजें कवर कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लेना, विशेषताएं। तो ये पक्का एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देगा आपको, चाहे स्टेटमेंट में चाहे असर्शन रीजनिंग में, पर इनमें से एक सवाल आएगा, क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग दी टॉपिक, ठीक है। फिर इसके बाद एक नया टॉपिक ऐड किया गया 2019 में, अप्रोचेस, उपागम, जिसमें आपके पास दो अप्रोचेस आती है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये नया टॉपिक है। अप्रोच क्या होता है? दृष्टिकोण। हाँ, मतलब उसका किसी चीज को किस आउटलुक से आप देखते हो। यानी जब भी आप लोग रिसर्च करोगे तो किसी चीज को तो ये मान के चलोगे ना कि मेरे लिए ये ट्रूथ है, मेरे को इस पर्टिकुलर चीज में रिसर्च करना है, क्योंकि ट्रूथ भी तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो उस बेसिस पे आपकी क्या डिवाइड करी गई हैं? अप्रोचेस डिवाइड करी गई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स एंड मेथड्स हम इकट्ठे करेंगे, प्रकार व प्रणालियां, क्योंकि हमें मतलब नहीं है कि उसके आगे टाइप लिखा है या मेथड लिखा है, हमें पता होना चाहिए। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये टाइप में भी चली जाती है और मेथड में भी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, टाइप में भी चली जाएगी और मेथड में भी। तो हमें टाइप और मेथड जो है कॉन्सेप्ट इकट्ठा कवर करना है। फिर है प्रोसेस, प्रक्रिया, रिसर्च को करने की क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोसेस करेंगे। यहां तक आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 101% 3 क्वेश्चन इतने पोर्शन में से आएंगे ही आएंगे। उसके बाद बचते हैं छोटे छोटे टॉपिक, जैसे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आजकल आईसीटी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टीचिंग में भी आईसीटी है, रिसर्च में भी आईसीटी है, कम्युनिकेशन में भी आईसीटी है। आईसीटी अलग से टॉपिक है ही। पीपल एनवायरनमेंट में आप कैसे डिजिटलाइजेशन को यूज कर रहे हो, और लास्ट में हायर एजुकेशन में कैसे आईसीटी आया है। तो आईसीटी टूल्स हमारे लिए क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में आप देखोगे आपके पास है थीसिस राइटिंग। ये हम जब प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है कि आपको रिपोर्ट तैयार करके देनी है, वहीं पर समझ लेंगे कि थीसिस कैसे लिखा जाएगा। इसमें बेसिकली आपके 2 फॉर्मेट होते हैं, एमएलए और एपीए। उन फॉर्मेट पे कई बार क्वेश्चन आता है, तो हम वो फॉर्मेट्स यहाँ कवर करेंगे, एमएलए और एपीए। एपीए इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए इज मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। दोनों ने आपका थीसिस राइटिंग में खासकर रेफरेंसेस को लेकर अलग अलग फॉर्मेटिंग दी है, जो हमें यहाँ पर कवर करनी है। एक टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है रिसर्च एथिक्स, शोध नैतिकता या शोध मूल्य। क्या होता है एथिक्स? क्या होता है? किस चीज को एथिक्स बोलोगे? कि हमें क्या करना
चाहिए। देख सही है वो, व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? अगर सिंपल टर्म्स में देखो तो एक होता है रूल, जैसे हमने कह दिया कि भाई ट्रैफिक लाइट क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस करेंगे तो फाइन लगेगा। एथिक्स होते हैं, इट शुड बी इंटरनली, कि भाई आपको जैसे पेरेंट्स को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये क्या है? एथिक्स। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से रिसर्च करते हुए आपको क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, वो किस में आएंगे? आपके रिसर्च एथिक्स में। तो ये है टॉपिक्स जो आपको रिसर्च के अंदर कवर करने हैं। यहां से आपके 5 क्वेश्चन बेसिकली ऑन एवरेज आते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं, कई बार 6 भी आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि 5 आएंगे ही आएंगे। कई बार क्या करेगा, हायर एजुकेशन और रिसर्च को रिलेट कर देगा, आईसीटी और रिसर्च को रिलेट कर देगा, टीचिंग और रिसर्च को रिलेट कर देगा, या कम्युनिकेशन और रिसर्च को रिलेट कर देगा। तो वो क्वेश्चन फिर दोनों यूनिट का कहलाएगा, ठीक है। पर 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहां से आएंगे ही आएंगे। अब कई बच्चे होंगे जिनके पेपर 2 में भी रिसर्च होगा, है ना, आपके पेपर 2 की यूनिट में भी रिसर्च होगा। इतना सेम होता है, ये हर किसी के पेपर में होगा। लेकिन जैसे मान लो अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उनको स्टैटिस्टिकल थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपका पेपर 2 क्या है। तो पेपर 2 में जो आप रिसर्च पढ़ोगे उतना डीप हम पेपर 1 में नहीं पढ़ेंगे। पेपर 1 में हमारे पेपर 1 के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है हम उतना ही रिसर्च पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। क्या होता है रिसर्च? To research existing thing again. To search existing things again. ठीक है, तो इन्होंने बोला भाई to search existing things again. जो वस्तुएं अस्तित्व में हैं उन पर दोबारा से अध्ययन करना। टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। चलो, प्रोसेस टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, नए ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया। अब अगर यहाँ पे हम कुछ कुछ वर्ड देखें, एक है सर्च, एक है एग्जिस्टिंग थिंग्स, एक है अगेन, एक है प्रोसेस, एक है डिस्कवरी, एक है न्यू नॉलेज। चलो भाई, जिसने डेफिनेशन दिया एक्सप्लेन करो अपने अपने वर्ड्स। सर्च का मतलब ढूंढना, एग्जिस्टिंग थिंग्स मतलब जो पहले से कहीं ना कहीं यूनिवर्स में है, और अगेन मतलब दोबारा। प्रोसेस मतलब हाँ, प्रक्रिया का मतलब, ये तो अनुवाद हो गया ना, मतलब वो तो सिस्टमैटिक होता है, कुछ चीज कंटिन्यू है, वो कॉन्टिन्यूटी ही होता है। जो किसी चीज में चल रहा हो। कहीं पहुंचने के लिए जब कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस। कि एक होता है रिजल्ट, और एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं। तो रिसर्च क्या, आपने जैसे ही बोल दिया ये प्रोसेस है, मतलब ये रिजल्ट नहीं है। कहीं रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हो? इस प्रोसेस को यूज कर रहे हो। डिस्कवरी अनुवाद हो गया, फिर से एक्सप्लेन। किसी चीज के बारे में खोज करना, जो चीजें इस यूनिवर्स में हैं उनको फाउंड कर लेना, वो क्या कहलाता है? डिस्कवरी। और न्यू नॉलेज, जो अभी तक लोगों को ना पता हो। अब इतने सारे वर्ड्स में से कई बार ऑप्शन में ये सारे ही वर्ड दे देगा और कहेगा एक चुनो, सही शब्द कौन सा है। इसके लिए हमें इस वर्ड को 2 तरीकों से समझना जरूरी है। ये सारे वर्ड आएंगे पर हम समझेंगे कि इसको किस तरीके से मीनिंग में पुट करना है। तो 2 तरीके हैं रिसर्च को समझने के। एक होता है किसी भी शब्द को समझने का एटाइमोलॉजिकल तरीका, यानी कि
शाब्दिक तरीका। शाब्दिक का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ वर्ड, कि ये वर्ड कहां से आया है और इस शब्द से आप क्या समझते। एक होता है कॉन्सेप्चुअल, यानी कि अवधारणात्मक तरीका, कि आपकी उस शब्द से अब अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई है। ये जैसे वो पढ़ते थे ना कबीर के दोहे, तो भाई दोहा ये लिखा हुआ है अर्थार्थ, इसमें कवि ये कहना चाहता है, तो जो कवि कहना चाहता है वो क्या है? कॉन्सेप्चुअल, और जो वर्ड है वो क्या है? शब्द, इटाइमोलॉजिकल। ठीक है भाई। अब अगर इस शब्द को आप देखोगे तो ये ओरिजिन है इसका फ्रेंच टर्म से, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है इसे, रिसर्चियर ये टर्म थी जो सबसे पहले यूज हुई थी 1500 समथिंग में, मानते हैं हम कि पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ था। तो कौन सा ओरिजिन है भाई इसका? फ्रेंच वर्ड। ठीक है, फिर सर्चियर से करते करते क्या बन गया? ये रिसर्च। जब इसको इंग्लिश में हमने वर्ड जनरेट किया तो क्या बना? रिसर्च बन गया। अब इसको जब तोड़ोगे दो टुकड़ों में तो क्या बनेगा? री प्लस सर्च। अब सर्च हम समझ चुके हैं, खोजना, और री मतलब दोबारा। आ गए दो शब्द। ठीक है, सर्चिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, सर्चिंग समथिंग अगेन एंड अगेन। तो इस डेफिनेशन में जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे वो क्या है? एग्जिस्टिंग थिंग्स। अभी आएगा आगे क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो टू सर्च अगेन एंड अगेन कौन सा मतलब है इसका? एटाइमोलॉजिकल। अब इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कुछ तो आपके पास है जिसको आप क्या कह रहे हो? सर्च। और उस सर्च में आप दोबारा से सर्च कर रहे हो। जैसे सपोज करो ये मार्कर है, तो मेरे लिए ये मार्कर क्या बन गया? सर्च, जो मेरे पास ऑलरेडी है। अब इसमें मैं दोबारा से सर्च करके कुछ नया ऐड कर दूं। ठीक है, मान लो इसके पीछे हम रेड पेन वाला मार्कर भी लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? रिसर्च का रिजल्ट। क्लियर है? तो जो चीज थी उसके अंदर हमने दोबारा से सर्च किया ताकि रिजल्ट आ सके। अब मैं बार बार बोल रही हूं जो चीज थी, लेकिन फिर भी हम ये वर्ड इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? अब बताते हैं। 3 वर्ड होते हैं हमारे पास। जैसे आपने डिस्कवरी यूज किया है, वैसे ही एक वर्ड क्या होता है? इन्वेंशन, डिस्कवरी और डेवलपमेंट। आविष्कार, खोज और विकास। क्या ये तीनों शब्द सेम है? नहीं, इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इन्वेंशन किसी चीज को बनाना, डिस्कवरी किसी चीज को ढूंढना जो एग्जिस्टिंग है उस चीज से, और डेवलपमेंट है थ्रू आउट उसका इम्प्रूवमेंट। वेरी गुड। इसका मतलब इन्वेंशन कहती है जो चीज है ही नहीं, थी ही नहीं, उस चीज को आपने पहली बार बना दिया, दैट इज इन्वेंशन। जो है ही नहीं उसे क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है। डिस्कवरी जो है लेकिन उसे क्या कर लिया आपने? ढूंढ लिया, फाउंड कर लिया। डेवलपमेंट में जो है उसमें और क्या किए हैं? सुधार किए हैं, इम्प्रूवमेंट किए हैं, अपग्रेडेशन किया है। तो अब हमने रिसर्च का ये मतलब समझा कि सर्चिंग समथिंग अगेन एंड अगेन। इस मीनिंग से आप इन तीनों में से किस किस शब्द से रिसर्च को जोड़ सकते हो और क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ सर्च एलिमेंट है, लेकिन इन्वेंशन में क्या नहीं है? सर्च एलिमेंट नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है, कॉन्ट्राडिक्शन ये अराइज होता है कि मान लो ये हमने इन्वेंट किया, तो पहले से अगर पहली बार बनाया है तभी इन्वेंट कह रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज पहली बार बनेगी तभी क्या कहलाएगी? आविष्कार। तो इसको सर्च कहें या रिसर्च कहें, क्योंकि पहली बार जो चीज बनी है तो वो तो सर्च होनी चाहिए थी।
क्योंकि उसमें पहले से तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। लेकिन बिना रिसर्च करे इन्वेंशन करी कैसे? जब किसी चीज पे रिसर्च ही नहीं करी तो वो चीज बनाई कैसे? ये भी एक प्रॉब्लम है ना? तो इस चीज को समझते हैं। कौन कौन पीएचडी कर रहा है या करना चाहता है आगे? सभी करना चाहते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है। पीएचडी करने के लिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, आपसे सिनॉप्सिस या आपका रिसर्च डिजाइन या एसओपी मांगा जाएगा। क्या होता है वो कोई बता सकता है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं। इसका मतलब आपने कोई ना कोई क्या खोजा है? आइडिया। क्या वो आइडिया आपने खोजा है या बस ऐसे ही मन किया किसी को भी उठा के रिसर्च करने लगे? खोजा है ना। चलो थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल ले लो। क्या बनाया था इन्होंने? चार्ल्स बेबेज ने। तो इन्होंने ये आइडिया खोजा होगा ना भाई। जैसे पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे और सेब गिरा, तो ना तो न्यूटन पहले व्यक्ति थे जो पेड़ के नीचे बैठे थे, ना सेब पहला सेब था जो पेड़ से नीचे गिरा था। वो एक्टिविटी हो रही थी, बट ये न्यूटन का आइडिया था कि उन्होंने उसमें से क्वेश्चन निकाल लिया। अब जब एडिसन पढ़ रहे होंगे, बेबेज पढ़ रहे होंगे, इनके साथ बहुत लोग होंगे ना, बट ये इनका आइडिया था कि इन्हें इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बल्ब बनाना है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये आइडिया भी तो सर्च है। आप अब तक कितनी चीजें पढ़ रहे हो, है ना? इसमें से रिसर्च करने के लिए आइडिया निकालोगे ना, और आइडिया निकालने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। उसमें से आपको समझ में आएगा कि किस चीज पे खोजने की जरूरत है। तो आपका आइडिया आपकी क्या कहलाएगा? सर्च। जब भी आपके दिमाग में आइडिया आता है वो आपकी क्या कहलाता है? सर्च। अब हर आइडिया तो भाई आप लोग बैठे हो सबके दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन हर आइडिया कहां तक नहीं पहुंचता? रिजल्ट तक। कहां तक नहीं पहुंचता? अब जिसका आइडिया रिजल्ट तक पहुंच जाता है वो या तो इन्वेंशन कर लेता है, या डिस्कवरी कर लेता है, या डेवलपमेंट कर लेता है। जैसे एडिसन का आइडिया रिजल्ट तक पहुंचा तो क्या दे दिया भाई उन्होंने हमें? 10,000 गलत बल्ब बनाए थे एडिसन ने, तब जाके एक सही बल्ब बना। लेकिन अब जब वो 10,000 गलत बना रहे थे तब इन्वेंशन कहला रहा था क्या? जब रिजल्ट पे पहुंचे केवल तब क्या कहलाया? इन्वेंशन। ऐसे ही न्यूटन का आइडिया था भाई कि सेब पेड़ से नीचे क्यों आता है, तो उनका रिजल्ट हमें क्या देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया तब क्या कहलाया है? डिस्कवरी। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज करते हो ना। आजकल व्हाट्सएप को तो अलग भूत सवार है, रोज ही अपडेट दे देने का, है ना। तो व्हाट्सएप क्या करता है? एक आइडिया निकालता है कि भाई लोग बताओ गूगल पे क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मनी ट्रांसफर हो जा रही है, तो क्यों ना व्हाट्सएप में ही डाल दिया जाए मनी ट्रांसफर फीचर। उस पे काम करता है और आपको क्या दे देता है? अपडेट। ये इन्वेंशन, ये डिस्कवरी, ये डेवलपमेंट, तीनों की स्टार्टिंग क्या है? और आइडिया क्या है? तो भाई एडिसन को भी अपने आइडिया पे बार बार सर्च करना पड़ा होगा ना। थ्योरीज पढ़ी होगी, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, गलतियां की होंगी, सुधारा होगा, तब जाके क्या बना? बल्ब। न्यूटन ने भी पता नहीं कितनी थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन। ठीक है, सेम विद दी व्हाट्सएप टीम। तो ये जो आइडिया और रिजल्ट के बीच की प्रोसेस है, इसमें आप क्या कर रहे हो? सर्च के ऊपर बार बार सर्च। क्या कहलाएगी? तो चाहे इन्वेंशन, चाहे डिस्कवरी, चाहे डेवलपमेंट, पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? रिसर्च। ठीक है, अब मैंने क्यों एग्जिस्टिंग कटवाया था? इन्वेंशन एग्जिस्टिंग थिंग
नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए भी क्या करनी पड़ रही है? रिसर्च। तो हम लिखेंगे सर्चिंग अगेन एंड अगेन। वो एग्जिस्टिंग पे भी हो सकती है, नॉन एग्जिस्टिंग पे भी हो सकती है। क्लियर है? अब यहां से क्या काट देंगे? डिस्कवर, क्योंकि इन्वेंशन भी हो सकता है और डेवलपमेंट भी हो सकता है। लिखेंगे टू रीच एट न्यू नॉलेज। अब वो नई नॉलेज चाहे इन्वेंशन से आए, चाहे डिस्कवरी से आए, चाहे डेवलपमेंट से आए। समझ में आ रहा है कि दोनों ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम थी? ठीक है, तो ये है इसका इटाइमोलॉजिकल मीनिंग। अब मैंने दूसरा क्या बताया था? कॉन्सेप्चुअल। ये कर दूं या नहीं? किसी भी वर्ड को कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए क्या करते? ये शोर कहाँ से आ रहा है? पीछे से? देखो भाई, वो सुना है व्हाट, हाउ एंड व्हाई वाला, है ना भाई? किसी को भी जानने के लिए 3 सवाल पता कर लो, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। सेम इसी तरीके से हम रिसर्च को कॉन्सेप्चुअली जानेंगे। हमें 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। व्हाट इट इज, जो है वो क्या है? व्हाट इट डज, क्या करता है? वेयर इट वांट्स टू रीच, कहाँ पहुंचना चाहता है। अगर आप देखोगे तो ये है व्हाट क्वेश्चन, ये है हाउ क्वेश्चन और ये है व्हाई क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, क्या करता है और कहाँ पहुंचना चाहता है। क्या है रिसर्च? अभी अभी पता किया है। क्या है? प्रोसेस। सिस्टमैटिक लिख सकती हूँ, क्योंकि हमेशा आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। तो रिसर्च क्या है भाई? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या कर रहे थे यहाँ पर ये लोग? क्या क्या इन्होंने किया होगा? चलो बताओ। एक्सपेरिमेंट किया, डेटा इकट्ठा किया, एनालाइज किया, गलतियां हुई उनको सुधारा, फिर गलती हुई फिर सुधारा। इसको हम बोल सकते हैं डीप इन्वेस्टिगेशन। गहरे रूप से जांच करते हैं। अब हम इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। हॉरिजॉन्टली कभी भी रिसर्च नहीं होती, हमेशा वर्टिकली होती है। कहने का मतलब क्या है? रिसर्च करते हुए आप 100 चीजों को नहीं देखते, एक ही चीज को गहराई से देखते हो। आप जब से पढ़ते आ रहे हो, पहले इतना पढ़ते हो, है ना, फिर आप क्या कर रहे हो? पीएचडी तक आते आते बस एक टॉपिक तो आपने नैरो डाउन किया है। अब उस टॉपिक की इन डेप्थ स्टडी। तो आप स्कैटर्ड नहीं हो, फैले हुए नहीं हो, बस कहाँ जा रहे हो? गहराई में जा रहे हो। तो डीप इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्यों कर रहा है? इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति रिसर्च क्यों कर रहा है? पर्पस क्या है हमारा रिसर्च करने का? सो दैट वी कैन रीच टू द न्यू नॉलेज। ठीक है, तो बन गई डेफिनेशन। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डीप इन्वेस्टिगेशन विच एम्स एट रीचिंग टू द न्यू नॉलेज। अनुसंधान गहरे जांच की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य नए ज्ञान तक पहुंचना है। बताओ भाई, यहां तक समझ में आया कि रिसर्च है क्या? क्लियर है यहां तक? Conceptual meaning is about what, how and why. Yes. Whereas etymological meaning is origin of word. ठीक है, चलो अब एक ये समझने के लिए कि अब इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं। Research is always A, verifying old knowledge, B, exploring new knowledge,
C. Searching again existing knowledge. D. Adding something to existing knowledge. चलिए एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अनुसंधान क्या है? पुराने ज्ञान का सत्यापन, नए ज्ञान पर खोज, मौजूदा ज्ञान में दोबारा से सर्च खोज करना, मौजूदा ज्ञान में कुछ जोड़ना। अच्छा ऐसे नहीं, ए ऑप्शन किस किस को लगता है सही है? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो अब ए तो किसी को सही नहीं लगता, क्यों? ए ऑप्शन सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट और इन्वेंशन का कोई स्कोप नहीं है रिसर्च में। अच्छा इसमें, हाँ ऑप्शन। यस, आप इसमें सिर्फ ये बता रहे हो हम ये करते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑलवेज, हमेशा ये नहीं करते। हाँ ऑफ कोर्स आपने कोई पुरानी थ्योरी उठाई और बता दिया कि आज उसका रेलिवेंस क्या है, रिसर्च है, पर क्या हर कोई ये कर रहा है? नहीं। तो इससे हमारा ए ऑप्शन चला। एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज जिसको सही लगता है, क्यों? जिसने बोला है बी ऑप्शन करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें तीनों स्कोप है। अच्छा कैसे? इन्वेंशन का स्कोप है, अगर हम एक्सप्लोर करेंगे न्यू नॉलेज में तो वो जरूरी है कि इन्वेंशन भी हो सकती है। न्यू नॉलेज में हम किस चीज का इन्वेंशन करें? इन्वेंशन तो है ही है, क्योंकि उसमें हम बिल्कुल नई नॉलेज एक्सप्लोर करते हैं। और डिस्कवरी भी है कि अशोक के किसी पर्सपेक्टिव को हम सोचते हैं तो डिस्कवरी भी है। चलो ठीक है, बट डेवलपमेंट कैसे? पुराने को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा। हमने ऐसे सोचना है ना, रिसर्च इज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज। फिर तो पुराना ऑप्शन चला गया, इसने तो ए को एक्सक्लूड कर दिया ना। बी को करेक्ट करते ही आपने ए को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। सर्चिंग अगेन एग्जिस्टिंग नॉलेज किस किस को सही लगता है, क्यों? इसमें तीनों स्कोप है। जैसे अगर हम सर्च कर रहे हैं तो वी आर इन्वेंटिंग। जैसे ही वो अभी बताया था, एग्जिस्टिंग वर्ड लिखते ही आंसर क्या हो जाएगा? हम तो ऐसी चीजों को भी ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं जो एग्जिस्टेंट नहीं। ये भी गलत। एडिंग समथिंग टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, चाहे इन्वेंट कर लो, चाहे डिस्कवर कर लो, चाहे डेवलप कर लो, आज की नॉलेज में कुछ तो ऐड करोगे ना भाई, तभी तो कह रहे हो कि कहाँ पहुंच रहे हो न्यू नॉलेज। यहां एक्सप्लोरिंग की जगह रीचिंग लिख देता ना, तो ये ऑप्शन सही होता। यहां से एग्जिस्टिंग हटा देता तो ये ऑप्शन सही होता। यहां पे कभी कभी अगर सही करना होता तो ये ऑप्शन सही होता। बट क्वेश्चन और ऑप्शन सब पे फोकस करते हुए मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन सही क्या है? एडिंग समथिंग टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे ही मान लो आपने कंप्यूटर बनाया, तो जितना लोगों के पास ज्ञान था उसमें आपने ऐड कर दिया ना कि अब कंप्यूटर नामक चीज भी आ गई। यू आर ऑलवेज गोइंग टू ऐड समथिंग टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। इवन जब पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो यही, जब भी आप कोई टॉपिक कहोगे तो वो यही कहेंगे कि ये आपके एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट में कैसे एक एडिशन होगा। तभी तो रेलिवेंट है ना कि आपके पास जो नॉलेज में, जो भी आप सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हो, उस सब्जेक्ट में आप अपनी रिसर्च से क्या नया ऐड करोगे। सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू ऐड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। समझ में आया कि क्या? और ये क्यों है?
क्योंकि आपका एनटीए कहता है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। वो कहता ही नहीं कि चूज द करेक्ट आंसर। अगर वो कहता करेक्ट तो 3 गलत देता और 1 सही देता। वो कहता है सबसे सही आंसर चुनो। मैं तो चारों ही सही दूंगा, तुम्हें डिसाइड करना है इन चारों में से सबसे सही आंसर। समझ में आ रही है ये चीज? चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ रिसर्च। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रिसर्च की। नेचर ऑफ रिसर्च। रिसर्च के नेचर को, किसी भी वर्ड की जब प्रकृति जानने की कोशिश करते हैं, नेचर जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास 2 चीजें आती हैं, आर्ट्स और कला और विज्ञान। या तो किसी चीज को आप कलात्मक बोल देते हो या किसी चीज को वैज्ञानिक बोल देते हो। क्या डिफरेंस है दोनों में? आर्ट और साइंस का डिफरेंस क्या है? साइंस में एक्सपेरिमेंटल होता है एंड आर्ट्स में डिस्कवरीज लाइक खोज। वो तो उसमें भी होती है। साइंस जनरलाइज्ड होती है, आर्ट जनरलाइज नहीं होता। ऐसा क्यों? मैम क्योंकि साइंस में कोई भी अगर थ्योरी बनेगी, कोई भी थ्योरी प्रोपाउंड होगी तो उसका जनरलाइजेशन होगा, क्योंकि अल्टीमेट एम उस एक कॉन्सेप्ट ही टिका रहेगा। पर हम उसको जनरलाइज क्यों कर पाते हैं? जैसे मैंने बोल दिया अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। ये जनरलाइज्ड क्यों है? दूसरा पॉइंट ये भी सकता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। साइंस कहती है भाई मैं तो ऐसा इंसान हूं, मुझे किसी की बातों पे विश्वास है ही नहीं। जब तक प्रमाणित नहीं करोगे, प्रूफ नहीं दोगे, मैं तो नहीं मानूंगी। दिस इज साइंस। आर्ट ऐसी थोड़ी है। ये आर्ट है, मेरे लिए तो है, तुम्हारे लिए ना हो। दिस इज यस पर्सपेक्टिव। आर्ट आपके पर्सपेक्टिव पे बेस होती है। होता है ना, कोई पेंटिंग हम देखते हैं, किसी को तो समझ भी नहीं आता इसमें ड्रॉ क्या किया है, और कोई उसी पेंटिंग को लाखों में भी खरीद रहा है, बिकॉज पर्सपेक्टिव। साइंस कहती है भाई मेरे को पर्सपेक्टिव से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है जब तुम अपनी बात प्रूफ कर दो तो हम आपकी बात मान लेंगे। अब जैसे एक बहुत रेलिवेंट एग्जांपल है, साइंस ये भी नहीं मान रही कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पा रही, पर वो ये भी नहीं मानती कि गॉड एग्जिस्ट क्योंकि उसके पास उसका भी प्रूफ नहीं है। तो ये हर बात केवल तब मानेगी जब इसके पास क्या आएगा? प्रूफ आएगा। अब रिसर्च क्या है? साइंस या आर्ट? दोनों है। चलो साइंस कैसे है? जो एक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी एलिमेंट्स है जो सिस्टमैटिक तरीके से प्रूफ लेंगे। अगर आप अपने फैक्ट्स को जोड़ोगे तो एक प्रूफ होगा। हाँ, यानी कि अपनी रिसर्च के रिजल्ट को सही साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रूफ देने पड़ेंगे। चाहे वो तुम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स उठाओ, चाहे एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें अपने रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। इवन आप कोई हाइपोथेटिकल जजमेंट पे पहुंच रहे हो कि मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, स्टिल आपको उसको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या मांगती है रिसर्च? प्रूफ मांगती है। आर्ट्स कैसे है? उन फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से आप अपना पर्सपेक्टिव देते हो कि ये होगा। यस। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? हम एक जार लें और उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर की बॉल डालते हैं। अब मैं तुम सबको बोलूं कि इसमें से कोई भी 4 अपने मनपसंद कलर की बॉल्स चूज कर लो, सब कर लेंगे अपने अपने हिसाब से। कितने % चांसेस है कि 2 लोगों के कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम होंगे? बहुत माइनर सी पॉसिबिलिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि सबने अपने दिमाग के हिसाब से चीजें कलेक्ट की। इसी तरीके से ये वर्ल्ड जार ऑफ इंफॉर्मेशन है।
पहली बात, nobody can collect every information, कोई नहीं कर सकता, कोई पूरी सारी बॉल्स अपने पास रख ही नहीं सकता, हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और दूसरा, जब आप इस दुनिया की इंफॉर्मेशन में से इंफॉर्मेशन लेते हो तो क्या यूज करते हो अपना पर्सपेक्टिव। क्या यूज करते हो पर्सपेक्टिव। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई ए और बी लोग रिसर्च कर रहे हैं, कितने साइंटिस्ट हैं जो बैठे हैं हाई लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं, पर क्या वो हमेशा सेम रिजल्ट पे पहुंचते? नहीं, क्योंकि उनका सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अलग है। कई बार सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेम होने के बाद भी उस इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो इनके अपने अपने क्या हैं भाई? पर्सपेक्टिव हैं। लेकिन फिर भी ये जिन भी थ्योरीज पे पहुंचते हैं हमेशा अपनी थ्योरी को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि रिसर्च में जो स्टेप आप ले रहे हो, जितने भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, वो इन्वेस्टिगेशन कैसी है? साइंटिफिक। लेकिन जब एक इंसान इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को उठाता है तो वो उसमें क्या ऐड कर देता है? अपनी आर्ट। तो ये बन जाएगी आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। समझ में आया भाई? वैज्ञानिक जांच की एक कला है। क्लियर है? जब तक सिर्फ रिसर्च की बात कर रहे हो, वो एप्लीकेशन पॉइंट पे नहीं है, तो वो क्या है? एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जब भी उस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को कोई करता है, वो उसकी क्या बन जाती है? आर्ट। क्लियर है? तो रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अब लिखो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के लक्ष्य व उद्देश्य। किसी एक फैक्ट को लेकर दो अलग अलग पर्सपेक्टिव दें तो दोनों पर्सपेक्टिव से जो रिजल्ट आएगा वो चाहे कितना ही डिफरेंट हो, रिसर्च ही होगी। हाँ, मान लो कोई भी फैक्ट उठा लो, ठीक है, फिर आपने उस फैक्ट में कुछ और तरीके से सोच लिया, मैंने कुछ और तरीके से सोच लिया, आपने कुछ और तरीके से सोच के एक रिजल्ट पे पहुंचे और आपके पास अपने रिजल्ट का प्रूफ है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक रिजल्ट पे पहुंची, मेरे पास मेरे रिजल्ट का प्रूफ है, दोनों से। अब जैसे साइंटिस्ट हैं, ऊपर बैठे हैं, यूनिवर्स को मैथमेटिकल लेवल पे समझ रहे हैं, फिर एक कह देता है कि भाई एक डोर है जो वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करता है, डिफरेंट जो भी आपकी वर्ल्ड है उनको आपस में कनेक्ट करता है। सेम ही पॉइंट पे दूसरा कह देता है ऐसा कोई डोर, लेकिन हम दोनों को मान रहे हैं क्योंकि दोनों के पास अपने अपने प्रूफ है, इसलिए हम कह देते हैं अभी हम पता ही नहीं कर पा रहे कि डोर है या नहीं है, क्योंकि उसकी भी बात सही है और उसकी भी बात सही है। तभी तो थ्योरीज इवोल्व होती हैं। एक बंदा कहता है ये है, दूसरा उसको स्टडी करके कहता है कि ये नहीं है, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और ये सब इसलिए है क्योंकि हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। जब तक वो कंफर्म नहीं होगा, हमारी सारी एजम्पशन ही है। जब हमें यही नहीं पता दुनिया बनी कैसे है, तो हम जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, पहला ही पॉइंट एजम्पशन है ना। जैसे आप अगर डिड्यूस करोगे तो कोई कह देता है कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई कह देता है कोई छोटी सी डॉट थी उससे बन गई। बॉम्ब कहाँ से आया, डॉट कहाँ से आई, पता नहीं। स्टार्टिंग क्या है, पता नहीं। तो एंडिंग क्या है, पता नहीं। चलो, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। चलो सबसे पहले यही बताओ, एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? स्टेप्स जो हैं ऑब्जेक्टिव। एम क्या है तुम लोगों का? सबसे पूछिए तो टाइम लग जाएगा। अच्छा, एम क्या है? जेआरएफ पास करना,
फिर क्या करेंगे, जेआरएफ करके घर बैठ जाएंगे? become a good researcher, फिर एम नहीं है, वो तो ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या करोगे जेआरएफ करके? to become a good researcher, टू बिकम अ गुड रिसर्च। यस, तो एम क्या है? जहां अल्टीमेटली पहुंचना है, ठीक है, जहां अल्टीमेटली हम सबको पहुंचना है वो क्या है? एम। वहां अब जैसे नेट, जेआरएफ, पीएचडी, ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव, जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने लिख दिया एम ऑफ रिसर्च, वैसे तो जब तुम सारे अपनी अपनी रिसर्च करोगे, सबके अपने अपने एम होंगे, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब हम कह रहे हैं जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं सबका कॉमन एम, जैसे मैं कह दूं ह्यूमन का ही कॉमन एम क्या है? है कोई ऐसा एम जो हर ह्यूमन का ही हो? है तो सही। भाई ये तो सच बात है, लेकिन फिर लोग कह देते हैं मैं तो मरना चाहता हूँ। वो कहते हैं बस, है ना, उनको कहेंगे लोग कूद जाओ तो नहीं कूदेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जो बेड पे है ना, मान लो पैरालिसिस वगैरह है, वो तो मरना ही चाहता है। बताओ बताओ, कॉमन एम क्या है? जो इस कॉन्सेप्ट में मानता ही नहीं उसका ये एम कैसे होगा? जरूरी का वो तो नेसेसिटी है, करनी ही पड़ेगी। खुश रहना, मुझे ऐसा लगता है सबके, अब कोई ये नहीं कहता मैं ये करके रोना चाहता हूँ। हर कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी, कोई चाहे यूं कह दे कि मेरे को बस आवारा घूमना है, पागल हो जाना है, तो उसे भी वो होके खुशी रहना है ना भाई। हर इंसान अल्टीमेटली खुशी तक पहुंचना चाहता है, यही एक ह्यूमन बीइंग का मिथ है कि वो खुशी तक पहुंचना चाहता है। कभी नहीं आती, जब आप पहुंचना चाहते हो तब नहीं आती, खुशी मिलती नहीं, मिलती नहीं है खुशी। नहीं, किसी किसी को तो मिली ही होगी। चलो, एम क्या है? खुश रहना। खुशी लिमिटेड है। हाँ, जिस खुशी की तुम बात कर रहे हो वो तो लिमिटेड ही है भाई। चलो, एम क्या है रिसर्च का भाई? न्यू नॉलेज को ऐड ऑन करना। ठीक है, टू रीच एट न्यू नॉलेज, नई नॉलेज तक पहुंचना। अब देखो भाई, बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी किताबों में जब तुम देखते हो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, तो कह देता है कि इंस्टीट्यूट को ग्रो करना, खुद को ग्रो करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च के नहीं। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव का मतलब है रिसर्च यहां तक पहुंचने के लिए किन किन स्टेप को पार कर सकती है। तो उस बेसिस पे हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च को 4 भागों में बांट लेना। फॉर्म्यूलेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। रचनात्मक, वर्णनात्मक, नैदानिक परिकल्पना की जांच। हिंदी वाले कौन कौन, एक बार हैंड रेज करना। समझ आ रहा है या हिंदी वर्ड्स लिखूं? बोलते जाओ, ठीक। रचनात्मक, वर्णनात्मक, नैदानिक, परिकल्पना की जांच। फॉर्म्यूलेटिव का मतलब क्या है? सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है भाई। फॉर्म्यूलेटिव का मतलब क्या होता है? कुछ चीज को बनाना, कोई आकार देना, कोई रूप देना। तो जब भी आप कुछ फॉर्म करोगे, कुछ नया पहुंचने के लिए कुछ क्या करोगे? फॉर्म करोगे। मतलब कौन से ऑब्जेक्टिव से रिसर्च कंप्लीट करी है? फॉर्म्यूलेटिव से। अब जितनी भी चीजें बनाई है वो सारी किस में आ जाएंगी? फॉर्म्यूलेटिव में। जब भी फॉर्मेशन पे पहुंचोगे, किसी चीज को रूप आकार दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्म्यूलेटिव। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी चीज को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में चलो, explain करना। इस क्लास को डिस्क्राइब कर दो। मैम जैसे
ये research की class है and so there are many students in this class and अभी जैसे एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है भाई टीचर भी है। यू आर प्रेजेंटिंग टू टीचर्स एंड काफी सारी चीजें। इसका मतलब हम जिस भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं उसके फीचर्स बता देते हैं एंड इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ। अब मैं तुम सबसे पूछ लूंगी इस क्लास को डिस्क्राइब करो, कुछ ना कुछ सबके अंदर अलग अलग निकल आएगा, दैट इज डिस्क्रिप्शन। जब आप एक पर्टिकुलर चीज, इंडिविजुअल, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, फीचर्स बताएंगे, तो आपने नए तक पहुंचने के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज किया है? डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। डायग्नोस्टिक क्या होता है? राइट और रॉन्ग को अलग करना। जैसे एक तो ह्यूमन बॉडी डायग्नोसिस टेस्ट है ना, कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमें किस चीज पे फोकस करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम ढूंढना और सॉल्यूशन तक पहुंचना। जहां डिस्क्रिप्टिव व्हाट की बात करता है वहीं डायग्नोस्टिक वाई की बात करता है ना। जैसे मैं ऐसे बता दूं कि मान लो कोई लास्ट में बच्चा कह दे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो हम पूछेंगे कि क्यों समझ नहीं आ रहा, तो हम कहां पहुंच गए? जब तक हम पूछ रहे हैं कि ये क्लास क्या है, डिस्क्रिप्टिव। इस क्लास में समझ क्यों नहीं आ रहा, ये क्या है? डायग्नोस्टिक। समझ में आई ये चीज? हाइपोथेसिस क्या होता है? एजम्पशन। लेकिन फिर भी ना हम हाइपोथेसिस को प्री एजम्पशन बोल देते हैं। गलत भी हो सकता है, सही भी हो इसको सकता प्रूव करने के लिए पहले से assumption ले लेते कि वो है, ले लेते कि वो ऐसा होगा। तो इसका मतलब एक टेनेटिव स्टेटमेंट विच इज येट टू बी प्रूव्ड, एक ऐसा वाक्य है जिसे अभी प्रमाणित किया गया नहीं है, हम आगे प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो केवल किस पे बेस करती हैं? हाइपोथेसिस पर बेस करती हैं। तो आप एक हाइपोथेसिस फॉर्म्युलेट करते हो, फिर उसके बेसिस पे पूरी रिसर्च करते हो और एट द एंड हाइपोथेसिस टेस्ट कर लेते हो। यहीं पे दो टाइप की हाइपोथेसिस समझ लेते हैं, एक क्या होती है और एक क्या होती है? ऑल्टरनेटिव। शून्य हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना और विकल्पित परिकल्पना। शून्य और विकल्पित। H0 और H1 से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई बता सकता है नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल बिल्कुल अपोजिट, अगर गॉड है तो वो अपोजिट चलेगी, गॉड नहीं है। और अल्टरनेट उसका कुछ भी उसका दूसरा पार्ट ले ले, कंपेयर ले ले कि ऐसा वो वैसा भी हो सकता है। हाँ, मतलब आपका समझने का तरीका सही है, समझाने का थोड़ा सा गलत। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है? आपने जिन भी दो चीजों में रिलेशन एस्टेब्लिश किया है, आप जब कह दो इनमें कोई रिलेशन, तो वो क्या है? जैसे उन्होंने बोला गॉड यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, ये कौन सी हाइपोथेसिस है? और एग्जिस्ट करते हैं। जब आप ये कहते हो नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, आपके वेरिएबल्स में रिलेशन नहीं है, दिस इज नल हाइपोथेसिस। और रिलेशन है, दिस इज ऑल्टरनेटिव। अब जैसे एक हाइपोथेसिस मैंने ली कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये कौन सी हाइपोथेसिस है? ऑल्टरनेटिव। बट रिसर्च में ट्रिकी पार्ट क्या है कि अगर आपको ये भी प्रूफ करना है तब भी आपको टेस्ट कौन सी करनी पड़ती है? मैं ये साबित नहीं करूंगी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का लर्निंग की इफेक्टिविटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, मैं ये साबित करूंगी कि ये बात गलत है कि टीचिंग की मेथोडोलॉजी का लर्निंग की इफेक्टिविटी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यानी ऑल्टरनेटिव को सही साबित करने के लिए नल को क्या करना पड़ता है? रिजेक्ट करना पड़ता है।
टेस्ट हमेशा कौन सी हाइपोथेसिस पे कंडक्ट होगा? नल पे। या तो नल एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी तो इसका कोई रोल ही नहीं है, या तो ये रिजेक्ट हो जाएगी तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ये याद रखना। हाइपोथेसिस हम दोनों बनाते हैं। जैसे ही आपने बोल दिया कि मेरी हाइपोथेसिस है ऐसा रिलेशन है, तो आप उसकी दूसरी बनाओगे नल की ऐसा रिलेशन नहीं है, और प्रूफ ये करोगे कि जो नल है वो क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। तो आपकी ऑल्टरनेटिव क्या होगी? एक्सेप्ट होगी। क्लियर है जी? नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम फॉर्म्युलेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। चारों का अल्टीमेट एम क्या है? न्यू नॉलेज तक पहुंचना। अब फटाफट से कोई एग्जाम्पल सोचो जिसमें चारों आ जाते हैं। फॉर्म्युलेट भी हो रहा हो, डिस्क्राइब भी हो रहा हो, डायग्नोस भी हो रहा हो, हाइपोथेसिस भी हो। करो रिसर्च, लगाओ दिमाग। चलो करो स्टार्ट। न्यूटन्स लॉ रखो। चारों में कैसे रखोगे न्यूटन्स लॉ को? करो, रखो। जैसे फॉर्मेशन होता है ड्रग का, वो फॉर्म्युलेटिव हो गया। तो उसमें जो भी केमिकल्स हैं और जो भी एलिमेंट्स हैं वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, और आप डायग्नोस कर सकते हो कि वो कौन सी डिजीज के लिए काम आएगा। और उसके बाद उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर होती है तो अगर वो यूजफुल होता है, पहले एनिमल्स पे ऑब्वियसली टेस्ट होता है, तो उसमें अगर वो यूजफुल होता है तो उसको अल्टरनेटिव थेरेपी में डाल देते हैं, और अगर वो कोई किसी काम का नहीं होता तो उसको नल में डाल देते हैं। इसका मतलब उन्हीं के एग्जाम्पल को अगर हम समझें, कोविड-19 सबने एक्सपीरियंस किया है ना। आपने डिस्क्राइब कर दिया कोविड क्या है ना, वायरस क्या है। फिर डायग्नोस किया कि ये वायरस कहाँ से आया, क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको क्योर करने के लिए या इससे प्रिकॉशंस लेने के लिए कौन कौन से केमिकल्स को मिला सकते हैं। एक हाइपोथेसिस बनाई कि अगर इस केमिकल और इस केमिकल को मिला दें तो शायद वैक्सीन बन जाएगी। फिर हमने, जैसे उन्होंने बताया, एनिमल टेस्टिंग करी, फिर ह्यूमन टेस्टिंग करी। फिर जब सारे टेस्ट, तीनों लेवल के टेस्ट पार करके हमारे पास क्या बना? वैक्सीन। तो आ गए ना चारों। मोस्टली ड्रग फॉर्मेशन में चारों इंक्लूड होते हैं। कुछ बोल रहे थे? नहीं, इसमें मतलब हाँ। वैसे हाइड्रोजन फ्यूल बनाया गया, तो वो फॉर्मुलेट करा गया, फिर उस पर बताया कि किस लिए यूज है, फिर डायग्नोस। फॉर्म्यूलेट होके आगे चीजें नहीं चलेंगी। फॉर्म्यूलेट लास्ट होगा। डिस्क्राइब किया, डायग्नोस किया, हाइपोथेसिस बनाया, फॉर्म्यूलेट किया। पहले तो बनाएंगे ना, तो फिर उसको बाद उसको रिसर्च करेंगे। तो फिर आपका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट वो लास्ट फ्यूल बनाया, तो मैम पहले बनाया ना कंपोजिशन। अगर पहले बन गया तो खत्म हो गया ना। रिजल्ट क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल की कॉम्पोजिशन या हाइड्रोजन फ्यूल में कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हो, ये समझना पड़ेगा ना। अगर कॉम्पोजिशन रिजल्ट है तो ये सब पहले होगा, और कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये सब बाद में होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? सो दिस इज एम ऑफ रिसर्च एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि फीचर्स ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऐसे पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। दे देगा रिसर्च इज, इट कैन बी फॉर्म्युलेटिव, इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव, इट कैन बी डायग्नोस्टिक, इट कैन बी, या फिर हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे चीजें देगा जो इंक्लूड नहीं होगी। जैसे दे देगा इट इज मैकेनिकल, रिसर्च मैकेनिकल नहीं होती। इट इज एप्रिशिएटिव, रिसर्च एप्रिशिएटिव नहीं होती। तो कुछ वर्ड्स ऐसे देगा जो होंगे, कुछ ऐसे देगा जो नहीं होंगे, और आपको बोलेगा सेलेक्ट करो कि इनमें से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। बिना हाइपोथेसिस बनाए रिसर्च की जा सकती है। यस, कई बार हाइपोथेसिस पर पहुंचने के लिए भी रिसर्च करते हैं। ठीक है ना।
उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें हम प्रॉब्लम ही एक्सप्लोर करते हैं ताकि हाइपोथेसिस तक पहुंच जाए। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, सिस्टमैटिक। क्या मतलब होता है इसका? व्यवस्थित, स्टेप बाय स्टेप। भाई रिसर्च में आप अपनी मर्जी से आड़े टेढ़े मेढ़े नहीं चल सकते, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? सिस्टमैटिक होती है। एक दूसरा वर्ड आता है भाई साइक्लिकल। एक होता है साइक्लिकल, चक्रीय जिसको बोलते हो आप, एक होता है सर्कुलर, गोल जिसको बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिकल और सर्कुलर। ये क्या है? ये है सर्कल। ये क्या है? सर्कल। और ये क्या है? साइक्लिकल। क्या डिफरेंस है दोनों डायग्राम्स में? ये एक पॉइंट पे आके रुक जाता है और ये नहीं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी दिख रहा है और एंडिंग पॉइंट भी दिख रहा है। इसका स्टार्टिंग तो दिख रहा है लेकिन एंडिंग नहीं है। तो सबसे पहली चीज, नो एंडिंग पॉइंट। दूसरा एक एग्जाम्पल लो, एक पार्क है, ठीक है, उस पार्क में आपने सुबह, उसका जो पाथ है चलने के लिए, ट्रैकिंग पाथ है, वो सर्कुलर है भाई। अब आप सुबह गए पार्क में, चल रहे हो, शाम हो गई, क्या आपकी लोकेशन चेंज हुई? कितना भी चल लो, लोकेशन वो पर्टिकुलर पार्क ही रहेगा। फिर एक हिली एरिया है, पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे हो, गोल 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 गोल, सुबह से शाम हो गई, लोकेशन चेंज होगी या नहीं? ये क्या है? माउंटेन वाला। ये क्या है? पार्क। तो रिसर्च में सेम ही चीज पे गोल गोल चक्कर क्यों काटेंगे भाई? है ना, रिसर्च में हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे। एक ही चीज के आर पार कितना भी घूम सकते हो, लेकिन हर बार आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। सेम चक्कर बार बार नहीं काट सकते। तो दिस इज साइक्लिकल। सर्कुलर केवल एक रिसर्च में यूज होता है, आगे बताऊंगी क्यों, बस यहाँ याद रखना किसमें यूज होता है? एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च की प्रोसेस सर्कुलर होती है, बताऊंगी क्यों, जब टाइप्स करेंगे बस एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना। अदरवाइज रिसर्च क्या होती है भाई? साइक्लिकल होती है। क्लियर है? क्योंकि इसमें आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते हो। नो एंडिंग पॉइंट का मतलब है कौन सा धरती पे या यहाँ पे ऐसा टॉपिक है जिसपे हम कह देंगे भाई इस पे तो और रिसर्च कर ही नहीं सकते। हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी, इसीलिए कभी रिसर्च का क्या नहीं होता? एंडिंग पॉइंट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट लिखिए। एम्पेरिकल होती है भाई, अनुभवजन्य, हिंदी में बोलेंगे। अनुभवजन्य। क्या मतलब होता है एम्पेरिकल का? ये गर्मी बस मुझे ही लग रही है या सबको लग रही है? कर ले फैन ऑन, वो भी कर दो भाई, कहाँ से होगा, बहुत ही सफोकेशन। नहीं नहीं नहीं, फैन बहुत है। चलो बताओ भाई एम्पेरिकल का मतलब क्या होगा? ये बंद ही कर दो, शोर ही आएगा वहां। वेरी गुड। ऑब्जर्व्ड बाय द सेंसेस। मैं कह दूं मैंने रिसर्च किया है भाई, 2045 में दुनिया खत्म हो जाएगी, मान लोगे? मान तो लिया था हमने 2012 वाला, है ना? हाँ मूवी भी आई थी, पर उन्होंने कुछ तो ऐसा दिया होगा ना जो सेंसेस से, क्योंकि वो जो मिटियोर आ रहा था वो ऑब्जर्व हो रहा था ना आता हुआ।
अब वो सही था गलत था, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था जो हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेकिन अब मैं कह दूं तो मानोगे थोड़ी। जैसे मैं कह दूं भाई मैंने रिसर्च कर ली है, ये तो पैरेलल यूनिवर्स है, असली यूनिवर्स ही कोई और है। हो सकता है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, लेकिन तुम कब तक नहीं मानोगे। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे वो सुना है आपने, कितनी सारी फ्लाइट्स है जो डिसअपियर हो जाती हैं, फिर वो वापस आ जाती हैं। बहुत ही रेयर एक आधी फ्लाइट है जो वापस आई है, वरना डिसअपियर हो जाती है। अब कोई कह दे आगे कि भाई हम आ गए और हमने देखा है। अब जैसे ये तो सेंसेस से ऑब्जर्व हो रहा है कि जो व्यक्ति 45 साल से यहाँ नहीं था वो वैसा का वैसा लौट आया। हाँ मूवी, हाँ कुछ ऐसी बहुत मूवी हॉलीवुड वाले तो बना ही देते हैं, थोड़ी लॉजिकल वाली है ना, उनके पास हमारे वाले कॉन्सेप्ट्स थोड़े कम है। तो ये क्या है भाई, सेंसेस से अब भाई कितने लोग हैं जो कह देते हैं हमने मरने के बाद देख लिया क्या होता है। हम मान रहे हैं, मर के वापस आ गए। हाँ मर के वापस। हम कहते हैं भाई इसका साइंटिस्ट ये प्रूफ कर देंगे कि ये सिर्फ इसकी हाइपोथेटिकल एजम्पशंस ही हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के पास क्या नहीं है भाई, रिसर्च। हो सकता है आप बिल्कुल करेक्ट बात कहो, लेकिन उसे रिसर्च हम तभी कह सकते हैं जब इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द सेंसेस। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट लिखो लॉजिकल, तार्किक। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया। चलो फिर तो पता ही होगा लॉजिकल का मतलब क्या होता है। क्या होता है? पूरा लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लिया तुमने? साइंटिफिकली नहीं, मतलब हम किसी चीज को क्यों? इसमें एक रीजन होते हैं, हाँ रीजंस हो सकते हैं, लाइक मतलब लॉजिक लगा। ये इस वजह से कह रहे हो क्योंकि ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर रैट्स, ये सब पढ़ते हैं। लॉजिक्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास अपनी बात के पीछे रीजन होना चाहिए। तो भाई देखो साइंस है वो, क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है इफ ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड ऑल डॉग्स आर रैट्स तो ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा भाई, ये साइंस ही तो है। वो कब कह रहा है कि मैंने कर दिए आज ऑल कैट्स आर डॉग्स ही मानेंगे आज से? वो कह रहा है अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो दैट इज लॉजिक कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। इट मीन्स रीजन बेस्ड, आपके पास अपनी बात का तर्क होना चाहिए। अब ये क्यों आया अगर हम समझें तो, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स को कुछ कह दो हमें ये करना है, या वो हमें कह दें कि तुम्हें यही करना है, तो हम कहते क्यों? बस कह दिया तो कह दे। वो लॉजिकल नहीं है भाई, क्योंकि उसके पीछे क्या नहीं है? रीजन नहीं। तो लॉजिकल कहता है कि आपकी बात के पीछे क्या होना चाहिए? रीजन। जैसे आपने रिसर्च करी, ठीक है, अब आपने कोई 3-4 चीजें उठा ली और उसके बेसिस पे रिसर्च कर दी। अब कोई पूछेगा ये 3-4 चीजें कहाँ से आई? तुम कह दो बस आ गई तो आ गई। तो हम कह देंगे तुम्हारी रिसर्च ले जाओ तो ले जाओ। इसका कोई रेलिवेंस नहीं। तो आप रिसर्च में जो भी कर रहे हो दैट शुड बी लॉजिकल। इट मीन्स इट शुड बी रीजन बेस्ड। कैसा होना चाहिए? रीजन बेस्ड होना चाहिए। एक वर्ड यूज होता है भाई डायनामिक। रिसर्च इज अ डायनामिक प्रोसेस। परिवर्तनशील, गतिशील वर्ड यूज कर सकते हो हिंदी के लिए। किस चीज को डायनामिक बोलते हो भाई? एक वर्ड होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक स्थिर, डायनामिक गतिशील। स्टैटिक मतलब आज कह दिया ये है तो ताउम्र यही होगा, बट डायनामिक चेंज होता जाएगा। तो रिसर्च एक स्टेटमेंट मानती है भाई, क्रोज आर ब्लैक अंटिल वी सी अ वाइट क्रो। कौवे तभी तक काले जब तक सफेद कौवा किसी दिन दिखाई नहीं दे। किसी दिन दिख गया तो कह देंगे भाई ठीक है आज से अब क्या हो गए? क्रोज आर ब्लैक एंड व्हाइट। पिंक दिख गया तो ब्लैक, व्हाइट एंड पिंक। तो इसका
इसका मतलब इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, टाइम एंड सिचुएशंस। समय परिस्थितियों के हिसाब से आपके रिसर्च को बदला जा सकता है, इसीलिए तो डेवलपमेंट होती है ना। किसी थिंकर ने क्लासिकल कोई थ्योरी दी थी, वो उसके टाइम पे तो सही थी ना भाई, फिर उसके बाद लोग आए, उन्होंने कह दिया इस थ्योरी में हमें ये प्रॉब्लम्स नजर आई, आज ऐसा हो रहा है ना। अब गांधी जी ने जब सत्याग्रह यूज किया था, कहा था कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो, तब तो सही था। गांधी जी को थोड़ी पता था लोगों को थप्पड़ मारने में मजा आने लगेगा, गाल आगे करेंगे तो मारते ही रहेंगे, रुकेंगे ही नहीं। तो आज वो थ्योरी क्या नहीं है, सही नहीं है। तो इसका मतलब कैसी होती है रिसर्च, डायनामिक होती है। इट कैन बी, ऐसा नहीं कि होगी ही होगी, बट इसे बदला जा सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज हमेशा होती है। चलो फिर है जनरलाइजेबिलिटी, सामान्यकरण। सामान्यकरण आपकी रिसर्च के रिजल्ट को जनरलाइज किया जा सकता है और मोस्टली करा जाता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिसर्च जब भी करते हो ना, तो प्रॉपर एरिया ऑफ पॉपुलेशन पे तो नहीं कर सकते आप, हमेशा उसमें से क्या लोगे, सैंपल लोगे। सैंपल के एनालिसिस के बेसिस पे आप पूरे एरिया के लिए क्या कर देते हो, जनरलाइज कर देते। जैसे मान लो इस क्लास में मैं अगर कुछ रिसर्च करूं तो 2-4 बच्चों पे करूंगी, बट उसे मैं इस पूरी क्लास के लिए सही कर दूं, ये क्या है, जनरलाइजेबिलिटी। तो रिसर्च जब भी करते हैं ऐसा नहीं हो सकता भाई कि आप एंटायर एरिया पे क्या करो। जैसे वही ले लो ड्रग फॉर्मेशन, है ना, वैक्सीन बनाई, तो ऐसा थोड़ी चलो भाई दुनिया में हर इंसान को दे दो फिर पता करेंगे सही है या नहीं। कुछ लोगों पर टेस्ट किया और फिर सबके लिए जनरलाइज कर दिया कि इसका मतलब सबके लिए सही है, दैट इज जनरलाइजेबिलिटी। ठीक है, अब जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे एरिया ऑफ पॉपुलेशन से बाहर भी जनरलाइज होगा। अब तुम कह दो मैम हमने तो इस पे रिसर्च किया लेकिन ये दूसरी क्लास में तो लागू नहीं हो रही, हमारा एरिया ऑफ पॉपुलेशन कितना है, ये क्लास, तो इस क्लास के लिए जनरलाइज होगी। क्लियर है जी, चलिए। इसके बाद आता है एक वर्ड यूज करते हैं हम, क्रेडिबिलिटी, योग्यता लिख सकते हो, योग्यता। कोई चीज कहते हैं ना ये तो क्रेडिबल नहीं है, या इसकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब रेलिवेंस नहीं है ना। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है रेलिवेंस। आप ना मोस्टली जैसे आप जब इंटरव्यूज में जाओगे तो आपको पता चलेगा वो यही पूछेंगे कि क्रेडिबिलिटी बताओ अपने टॉपिक की। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो टॉपिक आपने लिया है, आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको भी लगे कि ये रेलिवेंट ही है, पर आपके पास रीजन होना चाहिए कि आपको ये टॉपिक क्रेडिबल क्यों लगता है। तो जैसे अब तुम लोग दोगे ही आगे इंटरव्यू, तो जब भी वो पूछे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी हर बात से सामने वाला एग्री करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कहने के लिए बात होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो तुम्हारी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी तुम्हारे हाथ में, कि तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए कि ये टॉपिक जो तुमने चूज किया है वो रेलिवेंट क्यों है, चाहे सामने वाला एग्री करे चाहे ना करे, दैट इज द क्रेडिबिलिटी। क्लियर है जी। फिर इसके बाद एक वर्ड यूज होता है रिगरस, हिंदी में बोलते हैं बुनियादी, रिगरस बुनियाद। वो सुना है कुछ लोगों से, ऐसे पूछो कि बाहर दिन है या रात है, वो कहेंगे दिन भी हो सकती है रात भी हो सकती है, तो उनकी बातों की कोई क्या नहीं होती, बुनियाद नहीं होती, बिन पैंदे का लोटा हम जिसको बोलते हैं। रिसर्च ऐसे नहीं हो सकती, रिसर्च बिन पैंदे का लोटा नहीं हो सकती कि इधर की नल भी सही हो सकती है और ऑल्टरनेटिव भी सही हो सकती है, नहीं, या तो नल या तो ऑल्टरनेटिव। इट शुड बी रिगरस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है नल भी सही हो सकती है ऑल्टरनेटिव भी, तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई एलिमेंट में प्रॉब्लम कर दी।
अब अगर तुम बिल्कुल हकीकत देखोगे तो होता यही है कि हम मान लो हमने ऑल्टरनेटिव सही प्रूफ कर दी, हमने नल रिजेक्ट करके हमारी ऑल्टरनेटिव सही होगी, दूसरे बंदे ने उठाई तुम्हारी ऑल्टरनेटिव गलत कर दी, तो पॉसिबिलिटी तो दोनों की है, लेकिन रिसर्च तुम्हारी तभी कंप्लीट होगी जब तुम किसी एक साइड हो जाओ। जब तक बीच में हो, इसका मतलब तुम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, तुम जनरलाइजेबिलिटी पे नहीं पहुंचे, तुम्हारी रिसर्च रिग्रेस नहीं है। समझ में आया? तो आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक, क्या? चलो ठीक है, रिग्रेस होगी। क्लियर है जी? चलिए, इसके बाद ना दो वर्ड यूज होते हैं, एक है रिलायबिलिटी, एक है वैलिडिटी। कई बार आपको एग्जाम में देखेंगे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। अच्छा, इनसे पहले एक और लिख लो, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठा बोलते हैं इसको। क्या मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी? हाँ, इसके अंदर क्या नहीं होती? बायसनेस नहीं होती, पक्षपात नहीं होता। जैसे दो तरीके के पेपर देते हो ना, सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर में क्या करते हैं, जो एमए जो भी पोस्ट ग्रेड करते हो उसमें पेपर देते हो, ऐसे टाइप लिखते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD वाले, है ना। ऐसा क्यों है कि जहां भी बहुत रिगरस कंपटीशन है वहां पे ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग हो रही है। जब भी बहुत लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे सेलेक्ट करने हैं तो ऑब्जेक्टिविटी दे दी है वहां, ऐसा क्यों? भीड़ को निकालना, इसका मतलब साइंटिफिक टेस्टिंग है। साइंटिफिक टेस्टिंग क्यों है कि आप ये नहीं कह सकते ए बी हो सकता है और बी भी, या तो ए होगा या तो बी होगा, तो बायस्ड नहीं हो सकते। सब्जेक्टिव पेपर में तो ऐसा होता है ना, हैंडराइटिंग अच्छी है तो भी नंबर मिल जाएंगे, है ना। घुमा फिरा एक ही पेज का आंसर हमें आता होता है, उसके बाद 8 पन्ने हम कैसे भरते हैं हमें पता है। तो वो जो 8 पन्ने तुमने भरे हैं वहां तो बायसनेस ही यूज हुई है ना भाई, और चेक करने वाले की तो और तगड़ी बायसनेस है। वो तो पता नहीं वो एक पन्ना सही वाला भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, है ना। तो फिर ये तो सब्जेक्टिविटी तो बायसनेस से भरी हुई है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में कह सकते हैं क्या भाई, इन सब का तो मैं बी ठीक करूंगी लेकिन इनका ए भी ठीक कर दूंगी। ए होगा तो फिर सबका आप बायस्ड नहीं हो सकते। सेम इज विद रिसर्च। रिसर्च में आप क्या नहीं हो सकते? बायस नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है? पर अपन ने पहले ही बोल दिया कि रिसर्च तो आर्ट है, पर्सपेक्टिव बेस्ड है, और अब अपन बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, बायस नहीं हो सकते। हम तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हमारी बात को। जैसे ही आपने बोला ये आर्टिस्टिक है, मतलब पर्सपेक्टिव बेस्ड है, जैसे ही पर्सपेक्टिव आ गया वैसे ही हो गए बायस्ड। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल भी फॉलो होगा? सोचो, लगाओ दिमाग। अभी तो हमने पढ़ा कि ये आर्ट है, कला तो भाई अगर हम बायस होंगे तो हम अपने फैक्ट्स को, अपने फिगर्स को इस तरह से मोल्ड करेंगे कि हमारा जो फैक्ट फिगर है वो हमारी जो बायसनेस है उसको इम्प्रूव करेंगे। इसका मतलब जो हाइपोथेसिस है आप उसकी तरफ बायस्ड नहीं हो सकते, लेकिन हाइपोथेसिस फॉर्म्युलेट करने तक आपका पर्सपेक्टिव यूज होता है। पर्सपेक्टिव क्या है? आपका नॉलेज बेस, जितने आपने जैसे कोविड-19 है, ठीक है। अब अगर तुम जनरलाइज कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि कोविड एक बहुत बुरा समय था, लेकिन तुम चल जाओ एक एक इंसान से पूछने, सबके व्यूज क्या हैं? अलग अलग है। जैसा उनका नॉलेज बेस है वैसा उनके पास आंसर है। तो हाइपोथेसिस जब आपने बनाई होगी तो अपने नॉलेज बेस को यूज किया होगा ना। तो वो नॉलेज बेस में आप ये नहीं कह सकते कि मैं
मैं बायस्ड था ये कह सकते हो, लेकिन हाँ वहां मैंने अपने पर्सपेक्टिव का यूज किया। अब आपने एक हाइपोथेसिस बना ली, उस हाइपोथेसिस के लिए आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने चले गए। अब ऑब्जर्व करते हुए आपको मान लो ए चीज दिख रही है, तो आप अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए उसे बी नहीं कह सकते। दिस इज ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल। बट मैंने आपको दो अप्रोचेस लिखवाई, पॉजिटिविज्म और उनका अलग होने का पॉइंट ही यही है। पॉजिटिविस्ट कह देता है कि हम तो 100% ऑब्जेक्टिफाइड होते हैं भाई, मतलब 0.01% भी चांस नहीं है कि बंदे की बायसनेस आ जाए। तो ये क्या कह रहे थे, कह रहे हम जब बायस ही नहीं हुए तो हमने एब्सोल्यूट ट्रूथ दिए हैं जो ताउम्र तक क्या रहेंगे, सत्य रहेंगे। अब मिड 20th सेंचुरी के बाद क्राइसिस आ गया, जो वो लोग कह रहे थे वो धीरे धीरे गलत प्रूफ होने लग गई। इसका मतलब हमने मान लिया कि हर बंदा अपनी रिसर्च में कुछ % बायस्ड होता ही है, इसीलिए कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंच ही नहीं सकता। हम मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं कि आज मेरे हिसाब से सच ये है, कल को बदला जा सकता। तो ये हुआ है मिड 20th सेंचुरी के बाद। मिड 20th से पहले क्या चल रहा था, पॉजिटिविज्म, और मिड 20th के बाद क्या आ गया, पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल जो है ये डिबेटेबल प्रिंसिपल है, जिसमें कुछ लोग ये भी मान सकते हैं कि 100% ऑब्जेक्टिफाइड होते हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं कि 99.9 तक हो सकते हो, लेकिन 100% नहीं हो सकते। अब तुमसे पूछ ले कि रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, यस। क्या एक रिसर्चर 100% ऑब्जेक्टिफाइड हो सकता है आज? नहीं। डिग्री अगर पूछ लेगा तो 100% नहीं हो सकता, बट प्रिंसिपल फॉलो करती है। समझ में आ गया? चलो अब आते हैं दो वर्ड, एक आता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, एक आता है वैलिडिटी, वैधता। विश्वसनीयता और वैधता। क्या होता है जी रिलायबिलिटी? करें एक्सप्लेन। ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, विश्वास। अब विश्वास कैसे होता है भाई किसी पे, बताओ, है ना? धोखे खाए हुए लोग हो क्या? विश्वास कैसे होता है बताओ भाई, हैं? धोखा खाने के बाद विश्वास होता है? ये मैंने आज कुछ नया सीखा है। कैसे भाई, इसमें तो जाने। फिर विश्वास कैसे हुआ? धोखा खाने के बाद तो विश्वास होता ही नहीं है। ये विश्वास हो जाता है कि विश्वास वो करना नहीं है। हाँ, धोखा खाने के बाद खुद पे विश्वास हो जाता है कि बस अब सब खुद ही करना है, किसी पे विश्वास करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ यूं कह सकते हो, सही विश्वास का पता धोखा खाने के बाद ही लगता है, उससे पहले तो हम अंधाधुंध विश्वास कर रहे होते हैं। चलो आओ वापस, विश्वास किया कैसे? ऐसा तो नहीं एक बार ऐसे शक्ल देख के विश्वास हो गया, चलो चलो इसी के साथ रहेंगे, नहीं हो गया। चलो वो एक्सेप्शंस की बात हम थोड़ी नहीं करेंगे, आ जाओ जनरल पे आ जाओ। तो नॉर्मली क्या होता है कि मान लो आप किसी प्रॉब्लम में थे, किसी ने आपको हेल्प कर दी, फिर प्रॉब्लम में हुए, फिर हेल्प कर दी, फिर प्रॉब्लम में हुए, फिर हेल्प कर दी। अब आपको ट्रस्ट हो गया भाई, मैं जब भी प्रॉब्लम में होऊंगा ये बंदा मेरी हेल्प करेगा। पर ये क्या है, केवल ट्रस्ट है, कभी भी टूट सकता। तो रिलायबिलिटी क्या कहती है कि आपको सामने वाले पर ट्रस्ट तब होता है जब सेम चीज रिपीट होती है। जैसे सुपरस्टिशियस बिलीफ है ना, ये ट्रस्ट पे बेस्ड है ना। जैसे मेरी मम्मी कहती थर्सडे को सर नहीं धोते भाई, और वो उनकी किस्मत ऐसी है जिस दिन मैं धक्के से धुलवा देती हूँ कुछ बुरा हो ही जाता है। तो मैंने तो खुद भी बंद कर दिया उनका धुलवाना भाई। सर मैं बोल देती हूँ ना, नहीं नहीं आज तो शादी है किसी की, धो लो। फिर कुछ बीमार पड़ जाएंगे, कहेंगे मैंने कहा था ना थर्सडे को सिर नहीं धोते।
तो ये क्या है, अब उनकी लाइफ में ये इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब उनको पूरा ट्रस्ट है, मैंने सिर पे पानी लगाया थर्सडे और इधर कोई ब्लास्ट हुआ। तो ये क्या है, ट्रस्ट, दैट इज रिलायबिलिटी। यहां पे सिर्फ प्रोसेस के रिपीट होने से कुछ नहीं होगा, क्या रिपीट होना पड़ेगा, रिजल्ट। जब बार बार रिजल्ट रिपीट होगा तो आप उस पे क्या कर सकते हो, भाई प्रोसेस सेम रह रही है, रिजल्ट बदले ही जा रहा है, तो विश्वास थोड़ी होगा। रिजल्ट जब बार बार सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगी, रिलायबिलिटी। इतना क्लियर है। तो आप इसको बोल सकते हो कि रिपीटिशन से होता है भाई, और रिपीटिशन किसकी होनी चाहिए, रिजल्ट। अगर हम रिसर्च की बात करेंगे तो नहीं, रिसर्च की रिलायबिलिटी ऐसे ही चेक होती है कि जो आप सेम एलिमेंट पे अगर सेम प्रोसेस लगाते हो तो आपका रिजल्ट बार बार रिपीट हो, ठीक है। वैसे हाँ, अगर नॉर्मली हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, ठीक है। वैलिडिटी क्या होती है, पता ही था मुझे, ये पेट है। जिस भी आज तक मैंने जितनी क्लास पढ़ाई है, जब भी मैंने पूछा है वैलिडिटी क्या होती है, मैडम 28 दिन की, 3 महीने की, 6 महीने की। भाई वैलिडिटी का मतलब होता है सटीकता, एक्यूरेसी, ठीक है। वो पढ़ा है ना, ये तो याद रहता है 28 दिन वाली। लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड, वो भी तो पढ़ा है। वो क्या होता है, सटीकता, ठीक है, एक्यूरेसी। यहां पे रिपीटिशन का कुछ नहीं है भाई, रिपीट हो ना हो बात अलग है। यहां कह रहे हैं इस प्रक्रिया में आपने कोई एरर नहीं किया हुआ होना चाहिए। आपका रिजल्ट जो फॉर्मूला यूज करना चाहिए था, जो कंटेंट लेना चाहिए था, जो क्वेश्चनर बनाना चाहिए था, सब कुछ आपने एकदम सही किया है, तब आपकी रिसर्च क्या है, वैलिड है। तो सही की बात जब आप करोगे, एक्यूरेसी की, दैट इज वैलिडिटी, और रिपीटिशन की बात जब आप करोगे, दैट इज रिलायबिलिटी। इतना बताओ, दोनों वर्ड्स क्लियर हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। रिसर्च दोनों ही को फॉलो करनी चाहिए, रिसर्च वैलिड भी होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखो एक, जिससे ये दोनों वर्ड और क्लियर होंगे। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर कंप्लीटली डिफरेंट। विश्वसनीयता व वैधता पूर्णतः विभिन्न है। रिलायबिलिटी ensures validity, विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है। वैलिडिटी ensures reliability, वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। डी, reliability and validity are interconnected, विश्वसनीयता व वैधता अंतर संबंधित हैं। 4 स्टेटमेंट है आपके पास। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर कंप्लीटली डिफरेंट, विश्वसनीयता व वैधता पूर्णतः विभिन्न है। रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी, विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है। वैलिडिटी इंश्योर्स रिलायबिलिटी, वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंटरकनेक्टेड, विश्वसनीयता व वैधता अंतर संबंधित है। आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। 2 मिनट लीजिए।
हो गया आंसर? ए किस किस को सही लगता है? चलो ठीक है। बी, सी, ये ऐसे वाले नहीं मानूंगी मैं। डी, और ये कुछ बच्चे जो जिनको चारों ही सही नहीं लग रहा, उनको क्या लग रहा है कि मैम ने क्वेश्चन ही बेवकूफों वाला बनाया है? जो जिनका कहीं हाथ खड़ा नहीं होता वो क्या सोच रहे हैं कि हमें ये क्वेश्चन ही बेकार लग रहा है, ऑप्शन छोड़ दो, हम बताएंगे ही नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो ये भी सही है। फिर किनको ये क्वेश्चन ही बेकार लगता है? तो यहाँ भी नहीं हाथ खड़े कर। चलो जिनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा उन्हें हाथ ही नहीं उठाना, पैसिव स्टूडेंट है। चलो, जिसने बोला भाई पहली स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है? क्योंकि मैम इसमें ये था कि रिलायबिलिटी मतलब रिजल्ट हमारा रिपीट हो ना हो उससे वो कनेक्टेड नहीं है, बट हमारा जो बाद में रिलायबिलिटी में तो रिजल्ट रिपीट होगा ही। नहीं, वैलिडिटी, हाँ वैलिडिटी में, सॉरी, ठीक है, हाँ। तो वो उससे कनेक्ट नहीं है, वो वैलिडिटी में सटीक होना चाहिए और उसमें रिजल्ट रिपीट होता है, तो दोनों एक अलग अलग प्रोसेस है। तो बिल्कुल अलग है। यही दोनों अलग अलग है। रिलायबिलिटी ट्रस्ट करती है, वैलिडिटी एक्यूरेसी, तो दोनों डिफरेंट मीनिंग है दोनों का। पर इसमें कंप्लीटली भी लिखा है, ये वर्ड भी याद रखना है ना? हाँ ठीक है। सेकंड, रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी। मैम एक चीज जो बार बार सही हो रही है, तो वैलिडिटी को दिखा रही है। धोखा नहीं मिला ना तुम्हें अब तक? शादी होगी ना सीधी। धोखा नहीं मिला तुम्हें, स्कोप ही नहीं मिला धोखा खाने का। सही बात है भाई। ये कौन कह रहा है कि जो रिलायबिलिटी होगी वो वैलिड भी होगा? ना ना ना, रिलायबिलिटी रिपीट, क्या पता आप सेम गलती बार बार रिपीट कर रहे हो भाई, तो रिजल्ट तो सेम आ रहा है लेकिन वो वैलिड नहीं है। तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी को इंश्योर नहीं करती। थर्ड वाली स्टेटमेंट किसने कही थी सही है? वैलिडिटी इंश्योर करती है रिलायबिलिटी को, क्योंकि वैलिडिटी चेक करता है कि वहाँ वैलिडिटी चेक करता है कि जब प्रोसेस हो रही है तो वहाँ कोई सोर्स ऑफ एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं होगा तो वो चीज बार बार रिपीट होगी, और रिपीट होगी तो वैलिडिटी इंश्योर करेगा रिलायबिलिटी। वेरी गुड। कि जब आपकी चीजें वैलिड है, आपने कोई प्रोसेस में एरर किया ही नहीं है ना, एरर किया ही नहीं, सीधा शादी, तो क्या है भाई? रिलायबिलिटी है। वैलिडिटी है तो रिलायबिलिटी भी है। ऑप्शन क्या है? हमने कोई गलती की नहीं, हमने सीधा शादी कर ली, ठीक है। तो वैलिडिटी क्या कह रही है भाई कि अगर कोई चीज ने एरर ही नहीं किया तो कितनी भी बार कर लो सेम ही होगा, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने लिखा 2 + 2 × 2, ठीक है भाई। अब मैंने इसको कर दिया कि 8 आंसर निकाल रही हूं मैं, जितनी बार भी जहां भी इसको सॉल्व कर रही हूँ 8 आंसर आ रहा है, तो रिलायबल तो है पर क्या वैलिड है? हम तो बोर्ड मास का रूल पे जाएंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या आएगा आंसर 6। अगर तुमने इसका आंसर 6 निकाला है, सही है ना, फॉर्मूला वाइज कितनी भी बार कहीं भी ले जाओ आंसर क्या निकलेगा? 6 ही निकलेगा। वैलिडिटी एंश्योर्स दी रिलायबिलिटी, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ये तो गलत हो गया। अगर हम सिर्फ लिखते डिफरेंट तो सही था, कंप्लीटली डिफरेंट तो फिर ये रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगी? जब आप कह रहे हो वैलिडिटी रिलायबिलिटी को इंश्योर करेगी तो वो एकदम अलग नहीं है, इंटर कनेक्टेड। ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। समझ में? इंटरकनेक्टेड हो गए ना। जैसे ही आपने ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया तो वो क्या हो गए? इंटरकनेक्ट। तो आंसर कैसे ही होगा? सी एंड डी। चलिए अब वैलिडिटी के आगे टाइप्स है। वैधता के प्रकार।
देख लो और कुछ समझाने को रहेगा तो एक बार। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में हम दो टाइप लेते हैं, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता, आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता। ये वो वाला सिस्टम शुरू करना पड़ेगा मेरे को, सिटिंग अरेंजमेंट अपने हिसाब से डिवाइड कर दूंगी कि कहाँ कौन बैठेगा, है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना, कोचिंग है ये। इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब हुआ कि जो एरिया ऑफ पॉपुलेशन पे आपने रिसर्च किया है, आपका रिजल्ट, आपकी प्रोसेस उस एरिया ऑफ पॉपुलेशन के लिए एकदम वैलिड है। जैसे मैंने बोला था कि मैंने इस क्लास के लिए रिसर्च करा, कुछ लोग सैंपल लिए, उन पे एक प्रोसेस लगाई, बिना एरर करे एक रिजल्ट निकाला जो मेरे इस एरिया ऑफ पॉपुलेशन पे एकदम वैलिड है, दैट इज इंटरनल वैलिडिटी। ये उसकी क्या है भाई, आंतरिक वैधता। जितना एरिया आपने लिया है उसके अंदर आपकी रिसर्च वैलिड है, ये आपकी क्या है, इंटरनल वैलिडिटी। लेकिन मैंने मान लो कुछ रिजल्ट दिया इस क्लास के लिए मेरी रिसर्च ने, और वो जितनी भी यूजीसी नेट की क्लासेस है सब पर वैलिड हो गया, तो मतलब मेरा एरिया ऑफ पॉपुलेशन ये था, लेकिन मेरे एरिया से बाहर जो डिफरेंट एरियाज थे वहां पे भी मेरी रिसर्च क्या कर गई, वैलिड हो गई। तो ये क्या है उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी कहती है जो सेम स्फेयर में आपने सेम रिलेशन लिया वो रिलेशन वैलिड हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी कहती है आपने जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया वो डिफरेंट स्फेयर में भी वैलिड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नली वैलिड। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्लियर है। फिर वैलिडिटी के साथ कुछ वर्ड और यूज हो जाएंगे, फेस, कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरियन, कंटेंट। प्रारूप वैधता, हिंदी वाले लिखेंगे प्रारूप वैधता, संरचनात्मक वैधता, मापदंड वैधता, सामग्री वैधता। पदार्थ भी बोलते हैं इसे, सामग्री भी बोलते हैं। फेस क्या होता है किसी चीज की, फेस वैल्यू कहते हैं ना, यानी आपकी रिसर्च का फेस क्या है, टाइटल है ना। जैसे आपने अपना थीसिस सबमिट किया तो जो टाइटल पेज है वो उसका क्या है, फेस। अब कई, जैसे ना मैंने +2 में करी थी प्री बोर्ड में, ये बहुत बड़ी बेवकूफी कि हमारा जो ऐसे आया था वो आया था क्लीनिनेस पे, लेकिन मैंने पूरा ऐसे लिख दिया था पॉल्यूशन पे। तो यानी कि मेरी जो ऐसे का टाइटल था वो और जो ऐसे का कंटेंट है वो एक दूसरे के साथ सही नहीं। मतलब आप अगर रिसर्च कर रहे हो पेट्रियार्की पे, है ना, या आप रिसर्च कर रहे हो किसी भी एलिमेंट पे रिसर्च कर रहे हो और आपने टाइटल उससे बिल्कुल अलग दे दिया, तो जैसे बहुत ऐसा होता है, खासकर सोशल साइंसेस के टॉपिक में ऐसा बहुत होगा, साइकोलॉजी जहां आ जाएगी कि आपके रिसर्च का टाइटल लिखा है भाई स्ट्रेस पे है ये पेपर, और पूरा पेपर पढ़ लो वो डिप्रेशन पे होता है, तो इसका मतलब आपकी क्या नहीं है, फेस वैलिडिटी नहीं है। टाइटल से पता चल जाना चाहिए कि इस पूरी बुक में क्या कंटेंड है। जैसे अगर आपने स्ट्रेस पे रिसर्च किया है तो स्ट्रेस फिर किन की कर रहे हो, यूथ की, चिल्ड्रन की, एडल्ट्स की, ओल्ड एज की, है ना। और अगर कोई और एक स्पेशल फैक्टर है जैसे एजुकेशन की वजह से स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इन यूथ रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग एजुकेशन, ताकि पूरा पता चल जाए कि आपकी रिसर्च में क्या कंटेंट है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है,
कि आपने मान लो कोई भी मेजरमेंट टूल बनाया है, जैसे क्वेश्चनर बना लेते हैं हम, है ना, इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ भी जो मेजरमेंट टूल कंस्ट्रक्ट किया है वो एकदम सही कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे मैं पूछ लूं कि आपको ये चीज पसंद है, हाँ या ना, लेकिन हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन से तो कुछ नहीं पता चलेगा। जब आपको क्वालिटी पता करनी है तो ओपन एंडेड छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्वांटिटेटिव है, जैसे होता है ना, आपके पास 1 बाइक है, 2 बाइक है, सर्वे होता है ना, घर में कितने मेंबर है, वहां ये हो सकता है कि आपने क्लोज्ड एंड रख दिया। पर जब मेरे को, अब मान लो मेरे को जानना है कि तुम्हारा क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, उसमें यस नो पे कैसे पता चलेगा कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? तो आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरिंग टूल है वो सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। क्राइटेरियन इज इंडिकेटर्स फॉर कि आपका जो मेजरमेंट टूल है वो सही कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। कि मान लो अगर आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, कौन से टाइप की रिसर्च है, उस टाइप की रिसर्च में किस प्रकार का टूल बनना चाहिए। तो इट इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजरमेंट टूल। फिर है इंडिकेटर्स। भाई आपने कुछ तो इंडिकेटर्स रखे होंगे ना, कि मान लो मेरी हाइपोथेसिस ये थी जो अभी हम ले रहे थे कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का लर्निंग की इफेक्टिविटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो लर्निंग की इफेक्टिविटी चेक करने के लिए कुछ तो इंडिकेटर्स लेंगे, तो वो इंडिकेटर क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो वो आपकी कौन सी वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी। ठीक है, लास्ट है कंटेंट। वो हो गई भाई कि मैंने रिसर्च तो ये करनी है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का लर्निंग की इफेक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है, और मैं कंटेंट में हर जगह लिख दूं कि लर्नर की लाइफ का ये इम्पैक्ट पड़ता है, लर्नर की बैकग्राउंड का ये पड़ता है। इसका मतलब मैंने क्या इंक्लूड नहीं किया, टीचर ही इंक्लूड नहीं किया। तो फेस और कंटेंट एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करती है। फेस के साथ कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट के साथ फेस होना चाहिए। क्लियर है जी? तो ये वर्ड आपके किस में यूज होते हैं, वैलिडिटी में यूज होते हैं। तो आज हमने किया मीनिंग, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स और नेचर, यानी जो फर्स्ट वाला था वो पोर्शन कंप्लीट हो गया। समझ में आया?